जैसे अभी आप ये यंग बच्चे देख रहे हो जो ये मीडिया टीम के हैं, इनको एप्लीकेशन सिखाया जाता है कि जैसे ग्रामर का एप्लीकेशन है, या हमने एक वर्ड मतलब स्कूल में पढ़ा था, बैड, वर्स्ट, है ना, गुड, बेटर, बेस्ट क्या होता है। तो लाइफ में किसी ने हमें ये समझाया नहीं है कि इसको अप्लाई कैसे करना है, कि गुड किसको कहते हैं, बेटर किसको कहते हैं, या बेस्ट किसको कहते हैं, ये किसी ने हमें समझाया नहीं था करके। रिट्रीट में यही आपको समझाया जाएगा। कैसे समझाया जाएगा? आपको अलग अलग सेंसेशंस को एक्टिवेट करवा के आपके जो विजुअल सेंसेशंस है, आपके जो किनेस्टिक सेंसेशंस है, उसको एक्टिवेट करके आपको समझाया जाएगा कि किस तरह से चीज़ें बेटर हो सकती है या बेस्ट हो सकती है। हमने अभी तक कैसा है ना, वर्स्ट को माइंड में लेके रखा है कि ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ये तो मेरे साथ बहुत वर्स्ट हुआ। इज इट राइट? लेकिन उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमिना है ना, ये हमको किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं सिखाया कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना, मतलब इसको अलग नज़रिए से कैसे देखना। जो लोग सिनेमेटोग्राफी करते हैं ना, जो लोग शूट करते हैं, वो लोग अलग अलग एंगल से शूट करते हैं। एम आई राइट और नो? आप देखते हैं ना कितने कैमरास होते हैं। अगर आपने बाहुबली मूवी अच्छे से देखी होगी तो कितने 8 से 10 कैमरे कभी कभी उन्होंने यूज़ किए थे उस शूट में करके। बिकॉज मैं स्कूल में जब था तब मैं बहुत शूट के लिए जाता था। जब मैं वर्सोवा वेलफेयर स्कूल में पढ़ाई करता था तो मैंने सबसे पहले पिक्चर की शूटिंग देखी थी मिस्टर इंडिया की, उस टाइम पे जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। और उसके बाद जब अलग अलग पिक्चरों की शूटिंग में जाता था तो मैं सोच में पड़ जाता था कि जहाँ बंदा सामने खड़ा है और ये इतने जगह से कैमरे लेके क्यों बैठे हुए, यहाँ से शूट कर रहे, यहाँ से शूट कर रहे, यहाँ से शूट कर रहे, कोई टॉप से शूट कर रहा है। तब तो मुझे समझ में नहीं आया ये क्यों ऐसा कर रहे करके। लेकिन अब जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आया तो मुझे समझ में आया, इसको डायमेंशंस कहते हैं, कि हमें किसी भी इश्यू को अलग अलग डायरेक्शन से, डायमेंशन से देखना पड़ता है। और जब आप अलग डायरेक्शन से देखते हो ना तो आपकी क्लैरिटी बढ़ जाती है, आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। इज इट राइट? मतलब नॉर्मली हम कैसे ना ऐसे देखते हैं, घोड़ा कैसा रहता है ना, अपनी आंखों के यहाँ पे एक पट्टी लगा के बैठा रहता है, वो सीधा ही देखता है और वो कहता है मैंने जो कहा वही सत्य है, मैं जो कह रहा हूँ वही सच है, बाकी यहाँ के लोग जो कह रहे हैं वो झूठ है, पीछे वाले कह रहे हैं वो झूठ है। क्योंकि हमने उनके एंगल से वो चीज़ें नहीं देखी, हमने अपने एंगल से देखी वो चीज़ें। इसमें फ़र्क है कि नहीं? तो हम क्या कहते हैं, बस नज़रिया बदल दो। और यही बुद्धा ने भी कहा कि अगर आपने अपना नज़रिया बदल दिया तो आपकी सृष्टि बदल जाएगी, मतलब आपकी लाइफ बदल जाएगी। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये जो आइस दिया है जिसको हम 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, उस आइस को रोटेट करते हुए अंदर के सेंसेशंस को एक्टिवेट करो, उसको फील करो और उसको एक्नॉलेज करो उस एक्सपीरियंस को कि इस एंगल से मैंने इसको कैसा एक्सपीरियंस किया, इस एंगल से मैंने इसको कैसे एक्सपीरियंस किया। जैसे आजकल आप सेल्फी लेते हो कि नहीं, तो सेल्फी में भी आप अलग अलग एंगल से करते हो कि नहीं? आप अपने एक्सप्रेशंस भी चेंज करते हो, आइज़ के एक्सप्रेशंस, होठ के एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस। और जब आपको लगता है नहीं ये 5 में से ये ठीक है, बाकी सबको आप डिलीट करते हो। इज इट राइट? दिखाते किसको कौन सा हो जो आपको अच्छा लगे। और उसमें काफ़ी लोग कहते हैं यार ये तेरी फोटो सही नहीं आई, लेकिन आपने 5 में से एक सिलेक्ट की जो आपको अच्छी लगी। अब उसका नज़रिया अलग है कि नहीं? हाउ कैन यू सेटिस्फाई एवरीवन इन द लाइफ? टेल मी, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? उसकी एनर्जी लेवल अलग है, आपकी एनर्जी लेवल अलग है, उसकी कॉन्शियसनेस लेवल अलग है, आपकी कॉन्शियसनेस लेवल अलग है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये सारा रिसर्च जब हमने स्टार्ट किया ऑरा के थ्रू, सुनील सर ने हमें बहुत हेल्प किया। जैसे अभी आपने ये मशीन देखा ESTEC स्कैन के थ्रू, हमने बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किए। एज ए कैमरा, हमारे इन्वेस्टिगेशन एज ए कैमरा है, वो हमें बताते हैं कि ऑरा के एंगल से ये बंदा कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, स्कैन के हिसाब से ये कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, RFI के वजह से हमें पता चला इसकी फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ में कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। ऐसे बहुत सारे मशीनरीज हमने यूज़ किए और आज भी हम कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं।
क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए कैमरा है, वो डायरेक्शन है जो हम अपने पार्टिसिपेंट्स को देते हैं कि कौन से चक्र पे काम करना है, या वास्तु पे काम करना है, या प्लैनेट्स पे काम करना है, या कर्म पे काम करना है, या पितृओं पे काम करना है, या काल सर्प दोष पे काम करना है। ये चीज़ें तो हमें बहुत रेयरली किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में मिली। शायद आप लोग भी जितने भी अलग अलग गुरुओं से जुड़े हुए हो, जितने भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जा चुके हो, शायद ही किसी ने आपको इस डायरेक्शन से गाइड किया होगा। ये लोग सब बेस्ट है, ये लोग सब एनलाइटन लोग हैं, इन्हें ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती जो हम कर रहे हैं। लेकिन आप और हम तो लेमैन है ना, हम इनके जैसे एनलाइटन थोड़ी है। ना तो हम सदगुरु जैसे एनलाइटन है, ना शिवानी जैसे एनलाइटन है, ना तो श्री श्री जैसे एनलाइटन है, ना दादा भगवान जैसे एनलाइटन है। तो हम किसी भी चीज़ को ऐसे ब्लाइंडली कैसे एक्सेप्ट करें कि बस मेरा कर्म है और मुझे एक्सेप्ट करना है? कैसे एक्सेप्ट करें? हम नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज बहुत लेमैन है। हमारी सोल लेवल तो अभी तक यंग सोल लेवल है, मैच्योर सोल लेवल है, और ये लोग ट्रांसीडेंटल सोल लेवल है, ये लोग इनफाइनेट सोल लेवल है। इनके लिए तो सब ठीक है, मतलब ये लोग कैंसर से भी मर जाते हैं ना, उफ तक नहीं निकालते। आपने स्वामी विवेकानंद को देखा होगा, रामकृष्ण परमहंस को देखा होगा, ऐसे बड़े बड़े संत गुरुओं को देखा, ब्रह्म कुमारी की दादियों को देखा होगा, निरुमा को देखा होगा, सब कैंसर से चले गए, लेकिन कभी इन्होंने आवाज़ नहीं की, एक पेन के लिए कंप्लेन नहीं की। हम तो बैकएक के लिए कंप्लेन करते हैं, हेडेक के लिए कंप्लेन करते हैं, माइग्रेन के लिए कंप्लेन करते हैं, बिकॉज टॉलरेंस पावर ही नहीं है, कॉन्शियसनेस लेवल ही नहीं है हमारे पास एनर्जी लेवल ही नहीं है। तो हम तो अटेंशन सीकर बन गए कि भाई यार कुछ कंप्लेन करेंगे, 4 आदमी देखेंगे तो एक सिंपैथी मिलेगी, एक लव मिलेगा, एक कंपैशन मिलेगा। इज इट राइट? तो हमने हीलर बनाना शुरू कर दिया। हीलर क्या करता है? अपनी खुद की हीलिंग करते हुए लाइट्स, फोटॉन्स को अंदर डालता है और अपने पेन को रिलीव कर देता है। तो वो बाहर के एक्सटर्नल लोगों से डिपेंडेंट नहीं रहता है कि भाई कोई मुझे अटेंशन दे, कोई मुझे मेरा टेंशन कम करे, कोई मेरे साथ चैट करे, कोई मेरे साथ बातें करे। इज इट राइट? कौन खाली बैठा है? किसके पास टाइम है? किसी के पास टाइम नहीं है। इज इट राइट? तो हम ये रिट्रीट में क्या करते हैं? लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट हीलर बनाते हैं, PLR थेरेपिस्ट बना देते हैं, एडवांस टेक्निक के थ्रू, बेसिक टेक्निक के थ्रू, और जिस लेवल पे आप हो उसके नेक्स्ट लेवल पे आपको जाना है। नेक्स्ट लेवल डिसाइड कैसे करेंगे? ऑरा से डिसाइड करेंगे कि आपका सोल लेवल कहाँ पे है। इज इट राइट और रॉन्ग? अगर आप अभी यंग सोल लेवल पे यहाँ पे आए हो तो आप बेसिक लेवल पे बैठो, आप मैच्योर सोल लेवल पे आ जाओ, हीलर बन जाओ, हार्ट चक्र ओपन करो। इज इट राइट? आपने बहुत अच्छे से बेसिक को प्रैक्टिस किया है, अभी आप एडवांस लेवल पे आ जाओ, अब आप ओल्ड सोल बन गए हो, अब एक्सप्रेस करना सीखो, लोगों के एक्सप्रेशन समझना सीखो। इज इट राइट? अब आप और ज़्यादा अच्छा एडवांस प्रैक्टिस कर रहे हो, अब PLR थेरेपिस्ट बन जाओ, अब आप NLP सीख लो, मतलब माइंड को रीड करना सीख लो, ब्रेन को रीड करना सीख लो, सोल ट्रैकिंग रीड करना सीख लो, लाइफ बिटवीन लाइफ, क्या आपने डिसीजन लिया है, क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, वो समझना सीख लो करके। मतलब हर लेवल पे ये एक एजुकेशन है। इज इट राइट? लेकिन और कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक मोनोटोनस एजुकेशन होता है, और शायद हम इसलिए कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाते। एक लेवल के बाद लगता है मैं स्टेगनेंट हूँ, मुझे मतलब स्टक हूँ, अभी आगे जा ही नहीं रही हूँ, आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ करके, बिकॉज इसको एकेडमिक लेवल पे किसी ने नहीं लाया। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पिरिचुअलिटी को एकेडमिक लेवल पे लेके आओ, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे लेके आओ, जहाँ इन्वेस्टिगेशन भी हो, जहाँ डायरेक्शन भी हो, जहाँ पे हमारे जो सेंसेशंस को समझने की ताकत भी हो, क्षमता भी हो, और हमें अपना सोल लेवल भी पता चले कि वेयर डू वी स्टैंड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट राइट और रॉन्ग? हम सिर्फ ये समझने के लिए नहीं आए कि हमें कमरा अच्छा मिला, फैमिली अच्छे मिले, कपड़े अच्छे मिले, खाना अच्छा मिला, हम लग्जरी गाड़ी में घूम रहे, ये सिर्फ समझने के लिए हम नहीं आए, ये एक्सपीरियंस लेने के लिए हम नहीं आए, ये तो बहुत सेकेंडरी है। प्राइमरी थिंग क्या है? हम ऑड सिचुएशन में, वर्स्ट सिचुएशन में, आर वी कंफर्टेबल, आर वी हैप्पी, आर वी जॉयफुल? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब पहले के राजा महाराजा के बच्चे लोगों को गुरुकुल जब भेजा जाता था, जंगलों में भेजा जाता था, आपने सुना है कि नहीं? दे वर कंफर्टेबल इन दोज जंगल्स ऑल्सो। वी आर नॉट कंफर्टेबल विथ non-AC रूम्स, वी आर नॉट कंफर्टेबल विथ द स्मॉल रूम्स एंड मल्टीपल रूम पार्टनर्स। हम ये सारी चीज़ों से अभी तक कंफर्टेबल नहीं है, अभी तक हम एडजस्ट करना नहीं सीखे इस चीज़ों को, तो हम स्पिरिचुअल कैसे हुए? स्पिरिचुअलिटी का मतलब है हर चीज़ को एडजस्ट करना, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना। अगर आप रिलीजियस हो
तो आपका एक डिसिप्लिन होता है, आपका एक प्रोटोकॉल होता है, आपका एक मॉड्यूल होता है, आपका एक माइंडसेट होता है और आप उसी माइंडसेट से चलते हो। आपका एक बिलीफ सिस्टम होता है, आपके माइंड में एक थियरी है, आपका एक कॉन्सेप्ट है, आप उसी से चल रहे हो। दैट्स अ रिलीजियस कॉन्सेप्ट। लेकिन व्हेन यू आर स्पिरिचुअल पर्सन, यू आर मल्टी डायमेंशनल पर्सन। आप हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना सीख लेते हो, समझ लेते हो। आपको बिस्लरी का पानी मिले, आप उसको अच्छे से पी लोगे, लेकिन अगर आप रेलवे स्टेशन पे कहीं नल में पानी आता है प्लेटफॉर्म पे, वो भी अगर पानी आप डाइजेस्ट कर पाए, पी पाए, तो आप स्पिरिचुअल हो। यू गॉट माई पॉइंट? आप खाना ढाबे पे भी खाना सीख लोगे और आप 5 स्टार होटल में भी कंफर्टेबली, विदाउट एनी ईगो, विदाउट एनी स्टेटस, आप खाना खाओगे चुपचाप। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। यू गॉट माई पॉइंट? मतलब आप ये समझ लो कि लाइफ को मल्टी वर्सेटाइल तरीके से कैसे जीना है, ये स्पिरिचुअलिटी है। और उसके लिए आपको आपके आइज के जो एंगल्स होते हैं ना, वो आपको चेंज करने पड़ेंगे हर बार आपको एंगल्स चेंज करने पड़ेंगे। जैसे आपने देखा ये एंगल पे ये बंदा ठीक लग रहा है, इसका मतलब आपने इस एंगल से इस बंदे को अच्छे से समझ लिया, फिर अलग एंगल से आपको किसी को, उसी बंदे को समझने की कोशिश करना पड़ेगा। तो जितने आप समझने की कोशिश करोगे, मतलब आपकी स्पिरिचुअल लेवल हाई हो जाएगी। और जितना आप नहीं समझे या जितना आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपकी सोल लेवल डाउन रहेगी, आप अपलिफ्ट नहीं होंगे, आप इवॉल्व नहीं रहेंगे। इज इट क्लियर? बच्चों की शैतानियों को भी एक्सेप्ट करना है, बड़ों की भी एक्सेप्ट करना है, मतलब मदर इन लॉ को भी एक्सेप्ट करना है, सिस्टर इन लॉ को भी एक्सेप्ट करना है, हमारे पार्टनर्स को भी एक्सेप्ट करना है जो कॉन्ट्राडिक्टरी हमारी लाइफ में आए हैं, जिसके साथ बहुत कंट्रोवर्सी हमारी चल रही है। इज इट क्लियर? और अगर आप कंट्रोवर्सी से कंफर्टेबल नहीं हो, मतलब अभी भी आप स्पिरिचुअल नहीं हो, कहीं ना कहीं आप जो कह रहे थे ना, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स के मैं कब से सुन रहा हूँ कि मुझे आंसर्स चाहिए, कुछ तो आंसर्स सर के टॉक में मिल गए, कुछ अभी और भी क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे लाइफ में बाकी है। मैं कहता हूँ आंसर को अंदर से ढूंढो, और इसलिए हम आपको मेडिटेशन यहाँ बहुत सारे सिखाएंगे, अलग अलग मेडिटेशंस की टेक्निक, अलग अलग हीलिंग्स की टेक्निक हम आपको सिखाएंगे, ताकि उसी इश्यू को आप ही अंदर से समझ पाओ कि मुझे ये चीज़ क्यों अनकंफर्टेबल थी, मुझे पेन क्यों हो रहा था, मुझे पाल्पिटेशंस क्यों हो रहा था, मुझे इरिटेशंस क्यों हो रहा था, मेरे हार्ट रेट्स क्यों बढ़ गए, मेरे रेस्पिरेटरी रेट्स क्यों बढ़ गए। ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपने हर चीज़ को एक्सेप्ट कर ली, बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिया, समझ लो दुनिया में कहीं पे भी आप एडजस्ट कर लोगे। इज इट राइट? काफ़ी बार जब मैं ड्राइविंग करता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि पूना में अगर किसी ने ड्राइविंग कर लिया, अहमदाबाद में किसी ने ड्राइविंग कर ली, बनारस में या दिल्ली में किसी ने ड्राइविंग कर ली, तो वो इंडिया में कहीं पे भी ड्राइव कर सकता है। इज इट राइट? बिकॉज विदाउट एनी रूल्स रेगुलेशन ड्राइव करते। मतलब मैं अहमदाबाद में या गुजरात में जाता हूँ, आरटी ऑफिसर खड़ा भी रहता है, उसको देखता भी है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो भी वो कुछ रोकता नहीं, जाने दो, जो जैसे आ रहा है आने दो उसको। तो हम सोचते भी हम गलत जा रहे हैं या लोग गलत जा रहे हैं। यहाँ कोई गलत या सही की बात नहीं है, लोग अपने हिसाब से जा रहे हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जा रहे हैं। इज इट राइट? तो फैमिली मेंबर भी वैसे ही है हमारे, लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें लगता है ये बंदा गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो तो अपने डायरेक्शन से जा रहा है कि नहीं। हम कहते हैं बच्चा बहुत शैतान है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे का अपना एक माइंडसेट है, वो अपनी डायरेक्शन से जा रहा है वो। और अगर आप उस ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाले इंसान को एडजस्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और आपने अपनी डायरेक्शन को अच्छे से मेंटेन किया, यू आर सक्सेसफुल पर्सन। Is it right? So I am never against any medical science. In spite of I being in the medical system, मुझे पता है कि काफ़ी चीज़ें वहाँ पे लिमिटेडली की जाती है, या वहाँ पे लोग अपने नज़रिए से ट्रीट करते हैं। कभी डॉक्टर ये नहीं कहते कि तुम हीलिंग करवा लो, कभी ये नहीं कहते तुम जाके पितृदोष निकलवा लो, कभी डॉक्टर्स ये नहीं कहते कि भाई तुम्हारा कोई पास्ट लाइफ का प्रॉब्लम है जिसके वजह से तुम्हें कैंसर हुआ है, ऐसे कभी डॉक्टर्स नहीं कहते। कभी सुना है आपने सुना है किसी मेडिकल डॉक्टर को ऐसे बोलते हुए? कभी किसी ने नहीं कहा है। मतलब आपके हार्मोनल इम्बैलेंस्ड है, आपका वेट भी बढ़ता है, तो कभी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि जाके चक्र बैलेंस कर लो। किसी ने कहा है? किसी ने नहीं कहा है। बट दे आर नॉट रॉन्ग। उनकी प्रैक्टिस उनकी अपनी थियरी के हिसाब से चल रही है। हमें बियॉन्ड देयर थियरी जाना है, हमें उनके अगेंस्ट नहीं जाना है, हमें उनकी थियरी के बियॉन्ड जाना है। डिफरेंस समझ रहे आप?
आपको मदर इन लॉ के अगेंस्ट में नहीं जाना है, आपकी मदर इन लॉ की थियरी के बियॉन्ड जाना है, आपके पेरेंट्स की थियरी के बियॉन्ड जाना है, आपके लाइफ पार्टनर की थियरी के कॉन्सेप्ट से बियॉन्ड जाना है। और बियॉन्ड आप कब जाओगे? जब ऐसे स्पिरिचुअल रिट्रीट अटेंड करोगे तब जाओगे, अदरवाइज तो आप भी अपनी थियरी में अटके पड़े हो। जितना अनकंफर्टेबल आप अपने पार्टनर से हो ना, उतना अनकंफर्टेबल वो भी आपसे हैं। जितना अनकंफर्टेबल आप दुनिया से हो ना, दुनिया भी आपसे अनकंफर्टेबल है, आपको नहीं पता। जब मैं दो लोगों की ऑरा करता हूं ना एक साथ, तो मुझे पता चलता है अंदर कितना क्राइसिस चल रहा है। कुछ कॉम्पिटिबिलिटी नहीं है दोनों के अंदर, बस सिर्फ पड़े हैं साथ में, रह रहे हैं एक छत के नीचे, अदरवाइज उनकी कोई फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं करती है। इतना फ्रिक्शन है, इतना फायर है दोनों के अगेंस्ट में, और एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं कि ये एक गलती करे मैं उस पर टूट पड़ूं। कर रहे कि नहीं हम? एक कोई बस गलती कर दे, भाई मैं तो भरी पड़ी हूं, मैं तो भरा पड़ा हूं, वो बच्चा एक शैतान कर ले या मेरा हस्बैंड कर ले, मेरी वाइफ कर ले, बस हम तो भरे पड़े हैं। और यहाँ पे जितने भरे पड़े हो ना, प्लीज़ उसको हील करके जाना यहाँ पे, क्योंकि हीलिंग करे बगैर अगर वहाँ गए तो लोग आपको सेंस करेंगे भी यू हैव वेस्टेड योर 5 days। आपने रिट्रीट में किया क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने 1000 से ज़्यादा रिट्रीट को ऑर्गेनाइज किया है, कंडक्ट किया है, और तो मैं कितने सारे अलग अलग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में खुद एज अ स्टूडेंट बन के जाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे भी बहुत टॉलरेट करना पड़ता है। कुछ जहाँ जगह पे मैं जाता हूँ, एक एक कमरे में 5-5 लोगों को डाले जाते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये 5 लोग एक कमरे में रहेंगे कैसे? हम तो 2 को रखते हैं, 3 को रखते हैं, बट मेरी भी टेस्टिंग होती है वहाँ पे, मैं कैसे एक्सेप्ट करता हूँ वहाँ पे खाना इतना स्पाइसी होता है कभी कभी कुछ जगहों पे, और मैं तो बहुत मतलब ब्लंट फूड खाने वाला इंसान हूँ, तो मैं 3-4 दिन 5 दिन भूखा ही रहता हूँ, मैं कंप्लेन नहीं करता हूँ, मैं समझ जाता हूँ ऊपर वाला मेरी भी परीक्षा ले रहा है करके। मतलब हम अपने जगह पे तो राजा है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे जगह पे गए और वहाँ पे हमने एक्सेप्ट किया, एडजस्ट किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो आइस का जो आई बॉल है ना, वो किस तरह से उसको अकोमोडेट करता है ना, मतलब हम जो दूर की नज़र और नज़दीक की नज़र का करते हैं कि नहीं, कि कभी मुझे दूर देखना है, कभी मुझे नज़दीक देखना है, तो इसी तरह से हमारे अंदर की भी जो विजन है ना, वो कभी दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, ईगल्स आई होनी चाहिए, कभी आउल्स की आई होनी चाहिए। अगर ऐसी आईज अगर आपकी आ गई तो समझ लो कि आपने हर डायरेक्शन को समझ लिया, हर एंगल को समझ लिया, हर डायमेंशंस को समझ लिया। और अगर आप नहीं समझ पाए, मतलब कहीं तो ब्लॉकेज आईज में है कि नहीं। इज इट राइट? हमारा रूट मूलाधार चक्र को जितना हील करेंगे ना, हमारी आईज इतनी हील होगी। मेरे 5.5 नंबर के चश्मे थे, और जैसे जैसे मैंने साइकिक सर्जरी की, अभी ये 0.5 पे आ गए। मैं चश्मा नहीं भी पहनूंगा ना तो भी घड़ी देख सकता हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ, टीवी देख सकता हूँ, छोटे छोटे अक्षर भी पढ़ सकता हूँ, बिकॉज मैं समझ गया कि जितनी पास्ट लाइफ मैंने 151 पास्ट लाइफ मैंने देखी, उसको मैंने हीलिंग की, तो मेरे आईज के नंबर कम होने लगे। मैंने आईज की कोई ट्रीटमेंट नहीं की, मैंने अपने रूट चक्र को हीलिंग बहुत की, मूलाधार चक्र को हील बहुत किया। आप मुझे बताओ, कोई भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने आज तक आपको ये साइंस समझाया? किसी ने भी समझाया? आपने कॉनकेव मिरर लगाया, कॉन्वेक्स मिरर लगाया, बाइफोकल लगाया, आपने ऑप्टिकल लेंसेस लगाए हैं, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने आज तक आपको नहीं समझाया कि अगर चश्मे का नंबर कम करना है तो रूट मूलाधार चक्र को ठीक करना। तो आप मुझे बताएं कौन से रिलीजियस के ग्रंथ में ये लिखा हुआ है? हमें तो कहते बस राम जैसे बनो, सीता जैसे बनो, कृष्ण जैसे बनो, हनुमान जैसे बनो, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि उसके लिए पहले तो विजन चेंज करना पड़ेगा, तब आप उनके जैसे देख पाओगे, तब आप उनके जैसे एक्सेप्ट कर पाओगे। अब क्लियर हुआ कि नहीं आपको? कैसे हम एक्सेप्ट करें राम के जैसे? हम कोई राम थोड़ी है। कैसे हम हनुमान के जैसे हम एक्सेप्ट करें? नहीं कर सकते। पहले तो ये दृष्टि को बदलना पड़ेगा, पहले तो विजन को बदलना पड़ेगा। और जैसे जैसे हमारी विजन बदलती जाएगी ना, हमारे अंदर के जो प्रोटॉन्स है, जो पॉजिटिव एनर्जीज लेके बैठे हैं, वो और एक्टिवेट हो जाएंगे, और हम रियली फिर भगवान की दृष्टि के जैसे, बुद्धा के जैसे देखने की कोशिश करेंगे, महावीर के जैसे देखने की कोशिश करेंगे, 108 पार्श्वनाथ के जैसे देखने की कोशिश करेंगे। ये जितने भी अलग अलग जो तीर्थंकर थे, जो निर्वाणा में गए, उनकी दृष्टि 101% मैं कहता हूँ, उनकी जो अंदर की जो आइज थी, जिसको हम विजडम आई कहते हैं, वो 360 डिग्री पॉजिटिव होगी। अदरवाइज वो किसी भी चीज़ को देख नहीं पाते थे इतनी पॉजिटिवली। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले फिजिकल आइज को पॉजिटिव करो, फिर अंदर के विजडम को पॉजिटिव करो, और फिर देखो आपके सोल लेवल का इवोल्यूशन कितना फास्ट होगा।
लिस्ट बनाओ कि जो जो लोगों के साथ आप अनकंफर्टेबल हो, बिकॉज उनके जो नेगेटिव साइड्स आप देख रहे हो ना, वो साइड्स आपके अंदर भी है, वो डार्क साइड आपके अंदर भी है। सिर्फ देख रहे हो बाहर, लेकिन एक्चुअली अंदर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब आप आइसक्रीम भले बाहर से खा रहे हो, लेकिन तड़प तो अंदर से है कि नहीं आइसक्रीम खाने की। चॉकलेट बाहर से खरीद रहे हो, लेकिन क्रेविंग तो अंदर से है ना चॉकलेट खाने की। इज इट राइट? और मतलब अगर मैं कोई बड़ी गाड़ी भी खरीदने जाता हूं शोरूम में, अंदर इच्छा होगी तो मैं जा रहा हूं ना। अगर इच्छा ही नहीं होगी BMW खरीदने की, तो मैं क्यों शोरूम में जाऊं, क्यों खरीदूं? इज इट राइट? तो अंदर क्या इच्छाएं हैं, क्या डिजायर्स है, क्या विश है, क्या गोल्स है, क्या विजन्स है, उसकी छवियों को देखने के लिए ये रिट्रीट बनी है। तो प्लीज अंदर जाना, खाली बैठने भी आना चाहिए, लोगों के साथ भी बैठने को आना चाहिए। मैं कल रात को यहाँ पे आया नहीं, इस जगह पे जहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए थे। मैं अकेला रहना चाहता था कल पूरी रात भर, और मैं रात भर कल बहुत कुछ 2-3 घंटे अपने साथ अकेला रहा, फिर 2-3 घंटे मैं सोया, फिर मैं सुबह 3:30 बजे उठा, मैंने मेडिटेशन की, फिर मैंने 6-6:30 बजे गंगा तट पे अकेला गया, स्नान किया। तो मैं समझ गया कि चलो मैं अकेला भी रहना जानता हूँ। इट्स नॉट एट एवरी टाइम आई नीड सम क्राउड, एवरी टाइम आई नीड सम कंपनी, ऐसा नहीं है। कंपनी के साथ भी रहना सीख लो और खुद के साथ भी रहना सीख लो। खुद के साथ जब रहोगे ना तो इवोल्यूशन होगा, और जब लोगों के साथ रहोगे ना तो ये पता चलेगा कि खुद आप कितने इवॉल्व हो, खुद के अंदर कितना एक्सेप्टेंस है। बिकॉज लोग तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, लोग तो ऑपोजिट माइंडसेट के हैं, लोग तो कुछ अलग विजन लेके आए, अलग एक्सपीरियंस लेके आए, अलग संस्कार लेके आए, अलग धर्म के कल्चर लेके आए। उनको एक्सेप्ट करना ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है लाइफ में। इज इट राइट? मतलब मैं किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं जैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे बाजू के टेबल में कोई अगर नॉनवेज खा रहा है, कोई ड्रिंक ले रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मीन्स आई एम स्पिरिचुअल पर्सन। इज इट राइट? मैं बोलूँगा यार ये होटल में नहीं खा सकता हूँ बिकॉज मैं नहीं खाता हूँ। अरे खाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कहूँगा नहीं वो तो उसी बर्तन में बनाते जिस बर्तन में नॉनवेज बनाते। इज इट राइट? यही माइंडसेट है ना हम लोग का। मतलब अभी तो हमने बर्तनों को एक्सेप्ट नहीं किया है, इंसान तो दूर की बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे मैं तो यहाँ बिस्लरी का पानी लेता हूँ अच्छे से, और वो वहाँ वाइन पी रहा है, अभी तो मैंने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो यही बात है कि ये जो 5 एलिमेंट्स को जो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हमारी लाइफ में, किसी को अर्थ लेवल पे, किसी को वाटर लेवल पे, किसी को एयर लेवल पे, किसी को रिलीजियस लेवल पे, किसी की स्पिरिचुअल लेवल को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, उसको ही एक्सेप्ट करना रिट्रीट कहा जाता है। ये सब यहाँ पे सीखा जाएगा आपको। इज इट राइट? जैसे वो सर ने बताया कि जो ट्रैकिंग करते हैं और इतना अच्छा बॉडी लेवल पे एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है, तो इसी तरह से हमको वाटर लेवल पे भी अलग अलग एक्सपीरियंस लेना है। मैं इलाहाबाद जाता हूँ, कलकत्ता जाता हूँ, बनारस जाता हूँ, गोवा जाता हूँ, जहाँ जहाँ पे वाटर एलिमेंट है उसके अलग अलग एटॉमिक मॉलिक्यूलर एक्सपीरियंसेस लेता हूँ कि वहाँ के पानी का और ऋषिकेश के पानी का, हरिद्वार के पानी का, गोवा के पानी में क्या फ़र्क है। और जब मैं सब पानी को एक्सेप्ट करता हूँ, मतलब मेरे अंदर वननेस आया। और इसीलिए रिसेंटली माँ अवतार बाबा जी ने हमको कहा कि वननेस की रिट्रीट स्टार्ट करो और लोगों को वननेस सिखाओ, लोगों को शिव शक्ति बैलेंस सिखाओ। बिकॉज 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना, 2 एनर्जीज को बैलेंस करना, यही वननेस है, एंड दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट इन द लाइफ। यू गॉट माई पॉइंट? तो हम आपको ऑरा से समझाएंगे, ESR स्कैन से समझाएंगे कौन से एलिमेंट में आपका इम्बैलेंस है, कौन से चक्र में आपका इम्बैलेंस्ड है, कौन से प्लैनेट के साथ अभी भी आपका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रहा है। आपको कोई प्लैनेट पे जाके कुछ करना नहीं है। जैसे वो डिश एंटीना कैसे पहले के ज़माने में होता था ना, टीवी लगाते थे, हम टेरेस पे जाके डिश एंटीना को ठीक करते थे तो घर का चैनल ठीक होता था, देखते थे कि नहीं? इज इट राइट? आजकल हम कुछ नहीं करते ना, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी खुद ब खुद सेट हो जाता है, हम ऑटो फ्रीक्वेंसी पे रखते हैं। तो हमारा भी माइंड स्पिरिचुअलिटी का ना ऑटो फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए। कहीं पे भी जाए एडजस्ट कर ले, कहीं पे भी जाए एक्सेप्ट कर ले। और अगर आप वननेस में आ गए ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस चाहिए, आपकी शिव शक्ति बैलेंस चाहिए, आपकी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी बैलेंस चाहिए। ये 2 नाड़ियाँ बैलेंस्ड होगी, 5 एलिमेंट्स बैलेंस्ड होंगे, आपके चक्र बैलेंस्ड होंगे, तो आपको नहीं लगता यू आर ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन? इज इट राइट? समझ में है कि नहीं?
मैं जहाँ अभी रिसेंटली कलकत्ता गया था दुर्गा पूजा में, हमेशा जाता हूँ कि काफ़ी साल से, मैं जिस रूम में रह रहा था उस रूम के सामने मस्जिद थी और 5 बार नमाज पढ़ी जाती थी। तो जब जब नमाज पढ़ी जाती थी मैं खुद मेडिटेशन में बैठ जाता था, मैं गायत्री मंत्र का चैंट करता था, मैं माँ के सामने बैठ जाता था। तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? कहीं पे कुछ अपना धर्म चल रहा है, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, एनर्जी तो कहीं से मिल रही कि नहीं आपको? तो आई कुड फील दैट वाइब्रेशन कि यहाँ से कोई अजान चल रही है और यहाँ से मैं गायत्री का जप कर रहा हूँ, मैं सिंबल्स भी डाले जा रहा हूँ। दिस इज इंटीग्रेशन दैट यू हैव टू लर्न इन स्पिरिचुअलिटी, दिस यू हैव टू लर्न इन दिस रिट्रीट, कि किस तरह से एक ही टाइम पे आप मल्टी डायमेंशनली काम कर सकते हो। एक ही टाइम पे आप अलग अलग विबग्योर की फ्रीक्वेंसी के कलर्स को लेके चल सकते हो। ऐसा नहीं आप अपने ही ऑरा के कलर से चलो कि भाई मेरा तो येलो है तो मुझे तो येलो लोग ही पसंद है जिनकी फ्रीक्वेंसी वही है। आपको तो लाइफ में सारे कलर्स के लोग मिलेंगे, कैसे एडजस्ट करोगे? हम फिल्म देखते टाइम पे पैसे खर्च करते हैं कि मुझे एक हॉरर पिक्चर देखना है, मुझे शैतान पिक्चर देखना है, मुझे ये भूत के सीन्स देखने हैं, डरावने सीन्स देखने हैं। हम पे करते हैं एक प्लेजर के लिए, एक एक्साइटमेंट के लिए, एक थ्रिल के लिए, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके अंदर रूट में जो फियर है ना, अभी भी कॉकरोच से डरा पड़ा है, चिपकली से डरा पड़ा है। क्या आप शैतान पिक्चर देखोगे? पहले उसको तो निकालो पहले बाहर। इज इट राइट? मैं तो हांगकांग गया था, लोग ऐसे कॉकरोच लेके हम लोग सर गए थे, सब ऐसे सांप लटके हुए थे, फ्रॉक बेड़क लटके हुए थे, खा रहे थे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम तो बाजू में जाके वहाँ जो एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट थी वहाँ जाके हम खा के आ गए। इससे इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो अपना कुछ चला रहे, हम अपना कुछ चला रहे, कोई बुरा नहीं है, उनके संस्कारों में वो है, उनके डीएनए में वो है। इज इट राइट? हमने भी कोई पास्ट लाइफ में शायद वैसी सब चीज़ें की होगी शायद, तो हमें वो अपने डीएनए से निकालना है कि नहीं? निकालना है कि नहीं? तो उसके लिए ये सारे सिंबल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साइकिक सर्जरी करनी पड़ेगी, बहुत सारे अलग अलग रिग्रेशंस करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो प्लीज़ आप एक्सेप्टेंस मोड पे रहना यहाँ पे 5 दिन के लिए, अपना हार्ट चक्र ओपन रखना, छोटी छोटी चीज़ों पे कंप्लेन करके ना अपना मन मतलब कंस्ट्रिक्ट मत करना कि ये मुझे ठीक नहीं लगा, ये ठीक नहीं लगा, ऐसा मत। इसके पहले हमने जो रिट्रीट की थी, मतलब ये ऋषिकेश में तो हमारी 47th रिट्रीट है, मतलब कितनी रिट्रीट हमने आश्रमों में भी की है करके। और आपको पता है आश्रम के कमरे कैसे होते हैं? मुश्किल से एक पलंग मिलता है जो आवाज़ करता है सोते टाइम पे, उठते टाइम पे। इज इट राइट? एसी तो कभी होता ही नहीं, पंखा बेचारा खुद अपना आवाज़ करता है या चलता भी नहीं है। इज इट राइट? लेकिन हमने वहाँ पे भी बहुत सारे रिट्रीट्स की है। हमने पौंडीचेरी में भी रिट्रीट की है जहाँ पे हम एकदम जंगल में गए थे, सब बाम्बू वाले घर थे और हम कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे भी हमने रिट्रीट की है। तो हम 5 स्टार्स में भी करते हैं, दुबई में भी किया, सिंगापुर में भी किया, यूएस में भी पिछले काफ़ी साल से मैं रिट्रीट करता हूँ। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि कहीं पे भी जाना, बस हमें ह्यूमैनिटी को समझना है। ये बड़े बड़े शाहरुख खान जो आप देखते हो ना, 2000 करोड़ के मालिक है, ये लोग भी रास्ते पे जाके ना शूट करते हैं। आपने देखा कि नहीं? ट्रेनों में जाके शूट करते हैं, पानी में जाके शूट करते हैं, मतलब कहीं पे भी जाते ये लोग शूट करते हैं। तब ये नहीं सोचते कि हमारा स्टेटस कैसा है, हमारे घर कितने बड़े हैं, हमारे कितने नौकर चाकर हैं, बट दे आर डूइंग फॉर एक्सपीरियंस। नाउ दे आर नॉट डूइंग फॉर मनी। एक टाइम होता है जब शुरू में ये लोग पैसों के लिए सब काम करते हैं, अब एक टाइम होता है कि ये लोग अपने एक्सपीरियंस के लिए काम करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं ये लोग सब। और यही चीज़ें हमें यहाँ सीखनी है, हमें भी कंफर्ट जोन से बाहर आना है। और अगर आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं आ पाए तो यू आर नॉट स्पिरिचुअल। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट राइट? ये सारी ग्राउंडिंग चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएगी। और हमें ऊपर वाला जो शिवजी बैठा है, जो माँ काली बैठे हैं, वो टाइम टाइम पे बुरी तरह से तोड़ते हैं, हमें शून्य पे लेके आते, बुरी तरह से तोड़ते। कभी पार्टनर्स के रूप में आ जाते हैं, कभी चंडी के रूप में कोई आ जाता है, कभी किसके रूप में आ जाता है। और अगर हमने उनके रोल को एक्सेप्ट कर लिया, उस किरदार को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हमने रियली उनके अंदर भी परमात्मा को देखना सीख लिया, उनके अंदर भी गॉड गॉडेसेस को देखना सीख लिया। इज इट राइट? तो अच्छे अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कहते हैं कि भाई सबके अंदर गॉड को देखो। हम सोचते हैं ऐसे कैसे सबके अंदर गॉड देखे, वो कितना शैतान है, मेरे पीठ पीछे ऐसे करता है, मेरे ऊपर ऐसा करता है, मुझे ऐसे बोलता है। लेकिन यही तो यहाँ समझना है कि वो सामने वाला बंदा आपका सिर्फ मिरर इमेज है, आपके अंदर के डार्क क्वांटम पार्टिकल का रिफ्लेक्टर है, और उसको आपको एक्सेप्ट करना है बिकॉज आपके अंदर वो डार्कनेस है।
आपका वो अनहील पार्ट है। इज इट राइट? मैंने अपने आप को बहुत तोड़ा है। लोग मुझे पूछते हैं सर आपका सक्सेस का रीज़न क्या है? मतलब जो अभी कुछ लोग यहाँ पे जिन्होंने मुझे 20 साल से देखा या 25 साल से जो मुझे जानते हैं, उनको पता है मेरे पास पैसा नहीं था। जब मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में था, मैंने 500 रुपये की बाईसाइकिल खरीदी, वो भी इंस्टॉलमेंट पे। आप सोचो मेरी कंडीशन कैसे थी। मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए कभी पैसे नहीं होते थे सुबह के टाइम पे, तो मैं ब्रेकफास्ट करता ही नहीं था, सीधा लंच में जाता था, मेस में खाना खाता था। 250 रुपये का महीने का मुझे मेस का बिल भरना पड़ता है, 250 रुपया मुझे रेंट भरना पड़ता था हॉस्टल का, 500 रुपये मुझे पर मंथ मिलते थे और कैसे भी मुझे वो गुजारा चलाना पड़ता। ऐसे टाइम पे भी मैंने चलाया है करके। और आज ऐसी सिचुएशन है कि ऋषिकेश में एक हमारा फ्लैट है, शिरडी में है, अहमदाबाद में है, सब जगह के प्रॉपर्टीज़ है। हम कोई उसको रेंट पे भी नहीं चढ़ाते, एयरबीएनबी पे नहीं चढ़ाते, लेकिन बस हमने उसको एक मंदिर बना के रखा है, एक टेम्पल बना के रखा है कि वहाँ से सबको दुआएं मिलती है, सबको ब्लेसिंग्स मिलती है, एंड वी आर जस्ट पेइंग द रेंट फॉर इट। डोंट यू थिंक दिस इज अबेंडेंस साइन? डोंट यू थिंक? इट इज नॉट रिचनेस। रिचनेस का मतलब क्या पता है? रिच आदमी ना पैसों से होता है, दिमाग से तो गरीब ही होता है। और जो दिमाग से गरीब होता है ना, वो कभी अबेंडेंस नहीं हो सकता। जो दिल से अमीर होता है ना, वो अबेंडेंस होता है। हमारे बैंक में कोई बैलेंस नहीं है। आज भी आप मेरा कोई भी अकाउंट चेक कर लो, आईसीआईसी का, सिटी बैंक का, कोई भी चेक कर लो, आपको सब एकदम बॉटम लाइन पे अमाउंट मिलेगा। मेहुल को सबसे ज़्यादा पता है, बिकॉज ये अकाउंट हमारा संभालता है। तो एंड ऑफ द मंथ पे वो हमेशा सोचता है, सर आप कैसे सैलरी दोगे, इतना रेंट कैसे पे करोगे, इतना आपका 10 लाख का मेंटेनेंस है पर मंथ का। मैंने कहा कोई मुझे टेंशन नहीं, मुझे पता है वो है, वो कुछ ना कुछ करेगा। सो आप जो भी पेमेंट हमको भी कर रहे हो ना, कोई हमारे उसके वजह से फैमिली नहीं चल रही है, हमारी एक सिस्टम चल रही है। आपका तो अपनी सिर्फ फैमिली चल रही है आपके सैलरी से या आपके बिजनेस से, हमारा एक सिस्टम चल रहा है। सिस्टम और फैमिली में डिफरेंस समझ रहे हो कि नहीं आप? आप सोचो कितने जूम सेशंस चलते हैं, सुबह 5 बजे से चलते हैं, रात को 9:30, 10 बजे, 11 बजे तक चलते हैं। तो डोंट यू थिंक वी हैव टू पे ईच एंड एवरी पर्सन? सिर्फ जूम का हमको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है 90,000 रुपीज़ का पर मंथ। आप सोचो, आपको तो हम फ्री में सब सेवा दे रहे हैं। यू गॉट माई पॉइंट? 90,000 आप पे करोगे कभी 90,000 जूम के लिए? आप हर चीज़ जितने फ्री वाले होते ना, ये सब सब्सक्रिप्शन वो करते हो, पेमेंट वाले में तो आप कभी जाओगे ही नहीं। बट रियली व्हेन यू आर इन अबेंडेंस, यू विल स्पेंड एनीथिंग फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली मेम्बर, फॉर योर फ्रेंड्स। ये आप देखना, जब आप रियली अबेंडेंस में आओगे, हम आपका रूट चक्र में इतना यहाँ पे अबेंडेंस लेके आएंगे, आप खुद पे भी कितना भी खर्च करोगे ना, आपको कभी गिल्ट नहीं होगा। फैमिली मेंबर के लिए भी खरीदोगे, यहाँ बहुत सारी शॉपिंग करके जाओगे सबके लिए, क्योंकि यहाँ आपका दिल बड़ा हो जाएगा। आप उनके लिए भी खरीदोगे जिनके साथ आप अनकंफर्टेबल हो। और जिस दिन ये सीख लिया ना, यू आर रियली स्पिरिचुअल पर्सन। जिनके साथ आपने बात नहीं किया, लिया आपके साथ कोई बात नहीं कर रहा है काफ़ी सालों से, और अगर आपने उनके लिए भी कुछ शॉपिंग की, मतलब समझ लो ये आपका 5 डेज का रिट्रीट सक्सेसफुल हो गया। यू गॉट माई पॉइंट? बिकॉज लाइफ में एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट एक्सचेंज होना चाहिए, इमोशन एक्सचेंज होना चाहिए, फीलिंग एक्सचेंज होनी चाहिए। ये एक्सचेंज करना सीख लिए तो आपको ह्यूमन बर्थ का फ़ायदा हुआ। और अगर आपने एक्सचेंज नहीं किया तो यू आर वेस्टेड योर लाइफ, मैं तो कह रहा हूँ। इज इट क्लियर? एक टाइम पे ऐसा था हमारे ऋषिकेश में कि 15 से 20 जन हमारे सिर्फ टीम मेंबर होते थे, एंड दे वर टोटली इन द फ्री सर्विस। हमारे तरफ से भी हम उनसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं करते थे, और वो भी 1 भी रुपया हमसे चार्ज नहीं, कोई वॉलंटियर सर्विस करते थे। मतलब इतना अबेंडेंस में भी हम लोग ने ऐसे इवेंट्स किए हैं यहाँ पे। लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं लगता भाई हम क्यों एक्सपेंस करें इनके लिए, क्यों इनके लिए स्पेंड करें। हमें लगता है आने दो, ऋषिकेश में गंगा माँ की ब्लेसिंग मिल रही, शिव जी की ब्लेसिंग मिल रही है, ये इतने सारे लोगों के जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट इनको मिल रही, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। यू गॉट माय पॉइंट? कितने हमने यूट्यूब पे वीडियोस को अपलोड किए हैं, कोई भी चीज़ को हम छुपाते नहीं हैं, जो भी चीज़ हम ट्रांसपेरेंटली डाल देते हैं। अभी रिसेंटली हमारे टीम मेंबर ने एक सर्वर किया और उन्होंने कहा कि सर बिकॉज हम बहुत सारे जूम सेशन लेते तो लोग रिट्रीट में कम आते हैं। मैंने कहा लोग अगर ट्रेलर से खुश है और अगर उनको पिक्चर में इंटरेस्ट नहीं तो मैं क्या करूं? इज इट राइट और रॉन्ग? लोग पैसे बचाते, सोचते नहीं सुबह 5 बजे फ्री में हो रहा है, शाम को 6 बजे फ्री में हो रहा है, तो हम रिट्रीट में क्यों जाए। लेकिन आपको पता नहीं, जो लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस लेते हैं ना,
वो लोग फिर ऐसे एक एक घंटे के ट्रेलर में कभी खुश नहीं हो सकते, उनको रियली बड़ी पिक्चर चाहिए। जैसे हम पीवीआर में कैसे जाते हैं, उसका साउंड इफेक्ट, डॉल्बी इफेक्ट्स जाते कि नहीं, मतलब एक एक 500 रुपये की टिकट क्यों खर्च करते हैं हम लोग। हमको पता है कुछ दिन के बाद ये नेटफ्लिक्स पे आने ही वाला है, हॉटस्टार पे आने वाला है, लेकिन जो इफेक्ट थिएटर में बैठने का है ना, ये घर पे बैठ के पिक्चर देखने का कोई मज़ा नहीं है। कोई आदमी 200 करोड़ खर्च कर रहा है और आप 500 रुपये खर्च नहीं कर रहे हो, थोड़ी तो सिंपैथी रखो उन लोग पे। इज इट राइट और रॉन्ग? कोई अगर 10 करोड़ का कोई एरोप्लेन लेके बैठा है और आप 5,000 की टिकट खर्च करने के लिए सोच रहे हो कि भाई मैं प्लेन में जाऊँ, नहीं इससे तो मैं ट्रेन में जाती हूँ, मतलब भी आप वैल्यू ही नहीं कर रहे हो किसी की। आपकी वैल्यू कौन करेगा? कौन करेगा वैल्यू? आप मुझे बताओ ना। आप लोगों को बोलते मैंने तुम्हारे लिए इतना किया इतना किया, वो बोले कि मुझे कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी, तब आपको कैसा लगता है कोई आपकी जब वैल्यू नहीं करता है? आपको डिसऑनर लगता है कि नहीं? आपको इंसल्टिंग फील लगता है कि नहीं कि मैंने सेक्रीफाइस किया और ये बंदा मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है? इज इट राइट? तो प्लीज वैल्यू ईच एंड एवरी पर्सन ऑन द अर्थ। सबको थैंक यू बोलो, सबको ग्रैटिट्यूड बोलो, जो खाना बना रहा है, जो बर्तन धो रहा है, जो सफाई कर रहा है, सबको बोलो। और अगर ये बोलना सीख लिया ना, आप कभी कंप्लेन ही नहीं करोगे। अभी जितनी भी कंप्लेन लेके आए हो ना, यहाँ पे शिकायतें लेके आए हो कि मैं ये क्वेश्चन करूँगी, मेरे ये कंप्लेन है, मेरे ये प्रॉब्लम है, एक्चुअली कुछ भी नहीं है। आप बियॉन्ड गए नहीं हैं उस प्रॉब्लम के। बियॉन्ड जाओगे तो वहीं तो सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम कल केव्स में गए और हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, और हम अंदर जाते गए जाते गए जाते गए, और वहाँ जब हमने दिया जलाया और हमने देखा इतनी रोशनी अंदर, इतनी एनर्जी, मतलब पहले डर तो निकालना पड़ेगा तब केव्स में जा पाओगे। इज इट राइट? छोटा दिया तो जलाना पड़ेगा तब बड़ी रोशनी देख पाओगे। इज इट राइट? तो यहाँ पे भी आप जो आए हो, इतना बड़ा आपने एक डिसीजन लिया, रियली आई सैल्यूट यू, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। बिकॉज कितने लोगों ने तो कहा बस आना है, कितने लोगों ने तो पैसे भी भर दिए तो भी यहाँ तक नहीं पहुँचे। आई एम रियली फीलिंग वेरी रियली पिटी फॉर देम। मतलब मुझे तो 25 साल में हॉनेस्टली बोल रहा हूँ, कभी एक भी रिट्रीट में ऐसे रुकावट जैसा नहीं लगा, जबकि महीने में 4-4 रिट्रीट मैं करता हूँ। फिजिकली भी मुझे नहीं लगा, फैमिली ने भी मुझे कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, फाइनेंशियली भी मुझे कभी ऐसे नहीं लगा, ट्रैवलिंग में भी मुझे कभी ऐसे बोर नहीं लगा कि अरे हर वीकेंड मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कितना ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कितना बोल रहा हूँ। बिल्कुल नहीं लगा। क्यों? क्योंकि लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और जब आप लोगों को कुछ देना सीख लेते हो ना, फिर आप रियली गॉड के फोटॉन्स के जैसे हो जाते हो। गॉड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उनकी प्रकाशमय हो जाते हो, उनकी एक रेस लेना सीख लिया आपने, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ कीर्तन नहीं करना है, सिर्फ मंत्र चैंटिंग नहीं करनी है, सिर्फ जप नहीं करना है, हमें एक्चुअली वो करना है जो उन्होंने किया। गुरु नानक देव ने क्या किया, साई ने क्या किया, जीसस ने क्या किया, महावीर ने क्या किया, वो करना है जो उन्होंने किया। और वो यहाँ पे रिट्रीट में 5 दिन सीखोगे आप। इज इट राइट? यहाँ साइंस भी सीखोगे, स्पिरिचुअलिटी भी सीखोगे, और यहाँ पे जीना भी सीख लोगे करके, छोटी छोटी चीज़ों में जीना सीख लोगे। यहाँ कोई बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है ना, कहीं जाते तो हम कैसे कोई ग्रंथ खोलते हैं, किसी भगवान की, गुरुओं की ग्रंथ खोलते हैं। यहाँ तो कोई गुरु है ही नहीं, हम और आप सेम ही तो है। कौन सा गुरु दिख रहा है, कौन सा बाबा दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है? कोई भी तो नहीं। वी ऑल आर इक्विवेलेंट। हमें आपस में एक दूसरे के साथ सीखना है। 9th में जो स्टूडेंट होता है ना, कभी देखा है वो स्टूडेंट कभी 10th में जाके किसी से गाइडेंस ले रहा है? वो 9th में ही अपने फ्रेंड्स के साथ गाइडेंस लेता है। इज इट राइट? कोई 10th का बच्चा 11th में नहीं जाता है कोई स्टूडेंट से गाइडेंस लेने के लिए, वो अपने ही बच्चों में, अपने ही क्लासमेट से गाइडेंस लेता है। तो हम सभी लोग एक ही क्लास में हैं। आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ। आपके सीखने से मुझे भी फायदा होता है, मेरे सीखने से आपको भी फायदा होगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे कोई एक हाईएस्ट लेवल का बंदा मिले जिससे मैं सीखूं, आप नहीं सीख पाओगे। कोई भी स्कूल के बच्चे को MBA के क्लास में बिठाओ, कुछ नहीं सीख पाएगा। सीख पाएगा? कुछ भी नहीं सीख पाएगा। वो सिर्फ लोग बोलेंगे अरे ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, MBA के क्लास में बैठा है तो स्कूल वाला बच्चा। लेकिन उस बच्चे को अंदर से पता है कि मैं कुछ भी नहीं सीख पा रहा हूँ, मेरे तो सब ऊपर से ही जा रहा है। इज इट राइट? तो हमें भी कैसा है ना कि सबको इक्विवेलेंटली देखना है। दुनिया में सब कुछ सीखने के लिए आए हैं।
राम ने भी इसलिए फिजिकल बॉडी ली क्योंकि उनको भी मनुष्य का अवतार लेना था, कुछ लेसन सीखने थे, कुछ सिखाने थे। कृष्ण भगवान ने भी इसलिए फिजिकल बॉडी ली ह्यूमन की क्योंकि उनको लोगों को कुछ एक एग्जाम्पल सेट करना था कि इस मनुष्य अवतार में सबसे ज़्यादा वी आर ब्लेस्ड, यू नो। जानवर भी इतना ब्लेस्ड नहीं होता है, पेड़ पौधे भी इतने ब्लेस्ड नहीं होते जितने हम हैं, बिकॉज हमें 5 सेंसेशंस दिए और हमें उस 5 सेंसेशंस को मॉनिटर करने के लिए कॉन्शियसनेस दिया है, अवेयरनेस दिया है, जो एनिमल्स में, प्लांट्स में नहीं है। हमें एनालिटिकल माइंड दिया है, हमें राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दिया है। हम कभी भी कोई भी ब्रेन को शिफ्ट कर सकते हैं जो एनिमल नहीं शिफ्ट कर सकता है। आप समझ रहे कि नहीं? हम जब आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे, पहले लेफ्ट ब्रेन से आपका लॉजिकल क्वेश्चनिंग करेंगे, केस टेकिंग लेंगे, फिर आपको राइट ब्रेन में लेके जाके आपके इमोशंस को बाहर निकालेंगे सप्रेस, फिर आपको हायर सुपर कॉन्शियस माइंड से लेके उसको हील करवा के उसको वापस बाहर लेके आएंगे। ये मुझे बताओ, ये एनिमल कर सकता है? ये प्लांट कर सकता है? हाँ, नहीं कर सकता। तो वी आर रियली ब्लेस्ड कि हम ऐसे रिट्रीट में आए हैं जहां पे हमें साइंस की टेक्नोलॉजी भी है, जहां पे हमें स्पिरिचुअलिटी भी समझाया जाएगा और एक्सपीरियंस करवाया जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। हमें किसी के इतिहास को फॉलो नहीं करना है, हमें अपने खुद के पास के इतिहास को देखना है, हिस्ट्री को देखना है कि हमने कहाँ गलतियां करी थी और उस गलतियों को हम ना दोहराएं। इज इट राइट? दूसरों के इतिहास को समझ के हम करेंगे क्या? अगर मैं जीसस का इतिहास देख के मैं क्या फॉलो करूंगा? मुझे बताओ। कुछ भी तो फॉलो नहीं कर सकता हूं, बिकॉज उनकी लाइफ अलग थी। इन्फेंट से लेके इन्फिनिटी लेवल तक वो चले गए, अपने लाइफ लेसन सीख के चले गए। मुझे भी तो अपने लाइफ लेसन सीखने के नहीं, आपको भी तो सीखने के नहीं। इज इट राइट? तो यहां पे आपने सोल के लिए 5 दिन दिया, इतना इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, इतना मनी इन्वेस्ट किया। दिस इज रियली अ ग्रेट थिंग। यू शुड रियली अप्रिशिएट योरसेल्फ, बिकॉज लोग खुद के लिए इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। कपड़ों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लग्जरी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड टूर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सोल के लेसन सीखने के लिए कोई इन्वेस्ट नहीं करता। अब समझ में आ रहा है आपको कि ये रिट्रीट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? इज इट राइट? बिकॉज ये सारी चीज़ें जो आज आपने पहनी है, जो आपने खाई है, ये सब चीज़ें टेम्पररी है। परमानेंट इज द लेसन्स विच यू आर लर्निंग एंड यू विल एक्नॉलेज दोज लेसन्स। और जब आपने उस लेसन को एक्सेप्ट किया, आपका विजडम बढ़ेगा, सरस्वती माँ की कृपा आप पे होगी, तभी समझ लो कि आपका सोल इवोल्यूशन होगा। तब तक आपका कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। ये जितना भी एजुकेशन आपने लिया ना, इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, MBA, जितने आप लोग जो बोल रहे थे यहाँ पे, ये सिर्फ आपने अपना मनी स्टेटस के लिए या आपका सोसाइटी के स्टेटस के लिए एजुकेशन लिया है, डिग्री, कि आपका सर्वाइवल हो। उससे ज़्यादा ये कोई एजुकेशन आपको काम में नहीं आने वाला है। मेरी खुद की मेडिकल डिग्री भी मुझे सिर्फ इतना काम में आ रही है कि मैं अपने आप को फिट रख पा रहा हूँ कि कब मुझे कौन सी बीमारी को समझना है, सिम्टम्स को समझना है, कौन सी डिजीज़ को समझना है, कौन सी मेडिसिन मुझे कब लेनी है। बस उतना ही मुझे काम आ रहा है, ये मेरी मेडिकल प्रैक्टिस। उससे ज़्यादा मुझे कोई काम में नहीं आ रही, लेकिन मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हर जगह काम में आ रही है। समझ में आ रहा है? हर जगह मुझे काम में आ रही है। मैं कोविड के टाइम पे मैंने 54 ट्रैवलिंग्स की, इवेंट्स किए, और एक बार शायद ही मुझे लगा कि मैं थोड़ा डाउन हो गया हूँ, तो मैं वहाँ पे एक हमारे लोकल डॉक्टर थे, फिजिशियन, उसके पास पहली बार गया और मैंने उसको कहा कि भाई मुझे थोड़ा डाउन लग रहा हूँ। उन्होंने मुझे चेक किया, मुझे कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन वो डॉक्टर अजीब तरीके से मतलब बातें कर रहा था। तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि ये डॉक्टर ऐसे कैसे बातें कर रहा है करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वॉट एवर, चल फॉरगेट इट। और वो कोविड का टाइम निकल गया, हम भी बहुत आगे निकल गए। अभी ये कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, मुझे एक काम था उस डॉक्टर के पास, और मैं उस डॉक्टर के पास गया और मुझे पता चला वो डॉक्टर नहीं है। तो मैंने उस कंपाउंडर को पूछा, भाई वो डॉक्टर कहाँ गए जो यहाँ बैठते हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, उनको तो टंग कैंसर हो गया है और वो बहुत सीरियस है करके। तब मुझे स्ट्राइक हुआ, जब मैं फर्स्ट टाइम 4 साल पहले गया था, कि वो ऐसी बातें, मतलब कैसी स्पीच होता है, मतलब एरोगेंट स्पीच होता है, या मुझे लग रहा था कि डिसरिस्पेक्टफुल इज टॉकिंग टू मी। मतलब हम समझ ही नहीं सकते कि अंदर किसी का क्या चल रहा है। मेरी बेटी के स्कूल के एजुकेशन, मतलब एक एडमिशन के लिए एक रबर स्टैम्प चाहिए था। वो बोला आपका स्टैम्प नहीं चलेगा, किसी बाहर से डॉक्टर का रबर स्टैम्प मार के आओ कि योर डॉटर इज फिट एंड योर पेरेंट्स आर फिट,
तो मैं वो डॉक्टर के पास गया, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि वो डॉक्टर को टंग कैंसर हो गया। तो वो कंपाउंडर बोला कि सर तो डॉक्टर अब तो आएंगे नहीं। मैंने कहा भाई मुझे तो एक स्टैम्प चाहिए था। तो उसने बोला हाँ सर मैं आपको स्टैम्प मार के देता हूँ। बट आई फेल्ट कि भाई हम अपना इलाज नहीं करते हैं और लोगों का इलाज करने बैठ जाते हैं। हाउ इज इट गोइंग टू वर्क? हम अपनी हीलिंग नहीं करते, दूसरी की हीलिंग करने बैठ जाते हैं। अपने फियर्स को निकालते नहीं, दूसरे के फियर्स को पॉइंट आउट करते हैं। अपनी चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करते और दूसरे को जज करते हैं। कोई दूध का धुला नहीं है, कोई यहाँ पे मतलब ऐसा प्योर नहीं है। अगर कोई कहेगा नहीं मैं तो प्योर हूँ, मैंने कभी गलत नहीं किया, ये भी ईगो है प्योरिटी का। लोग कहते हैं मुझे मैं बहुत प्योर हूँ, मैंने कभी गलत नहीं किया, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैंने कहा ये ईगो भी एक सबसे बड़ा डिजीज़ है कि मैं प्योर हूँ, मैंने गलती नहीं की है। मतलब तुम ह्यूमन ही नहीं हो। तुमने गलती की है मतलब तुम ह्यूमन हो। तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर ईगो है प्योरिटी का, ये भी ह्यूमन साइन है। यू गॉट माई पॉइंट? तो डोंट फील गिल्ट अगर आपने कुछ बुरा किया है, किसी को मारा है, किसी को झूठ बोला है, कुछ भी गलती की है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करो और जल्दी उसको हील कर दो ताकि ये गलती को दोबारा नहीं दोहराओ। लोगों ने भी आपकी लाइफ में बहुत गलतियां करी है। तो फॉरगिवनेस ऐसा मत पूछो कि प्लीज फॉरगिव मी, ऐसा बोलो कि प्लीज गिव मी द ब्लेसिंग सो दैट आई कैन फॉरगिव ऑल दोज पीपल हु हैव कम इन माय लाइफ एंड दोज हु हैव प्लेड विथ मी। ऐसा भी फॉरगिवनेस होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब उनको भी माफ करो जिन्होंने आपके साथ कोई अब्यूज किया है, जिन्होंने आपके साथ चीट किया है, फ्रॉड किया है, उनको भी फॉरगिव करने की ताकत आपके अंदर चाहिए। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। इज इट राइट? उनको अगर आप माफ नहीं कर पाए और सिर्फ आप खुद ही माफी मांग रहे हो तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं हुई, इट्स अ वन साइडेड स्पिरिचुअलिटी। मतलब क्रिमिनल आदमी आपके पास आने को डरना नहीं चाहिए। झूठ बोलने वाला आदमी आपके सामने आने को डरना नहीं चाहिए। उसको समझ में आना चाहिए कि ये बंदे ने मुझे माफ कर दिया, अब मैं इसके वो फेस कर सकता हूं, अब मैं इसके सामने जा सकता हूं। इज इट राइट? मैं जब भी जेल में जाता हूँ ना, अभी भी कल एक्चुअली मुझे जाना था सिखाने के लिए हीलिंग, कल मैं गया नहीं, लेकिन जब भी मैं जेल में जाता हूँ वो क्रिमिनल जो भी मतलब वहाँ रहते प्रिजनर्स, उन्हें ऐसा डर लगता है कि घर पे जाके हम कैसे फेस करेंगे अपने फैमिली को, सोसाइटी को कैसे फेस करेंगे। तो मैं उनको सिंबल सिखाता हूँ, अट्यूनमेंट करता हूँ। मैं कहता हूँ डर निकाल दो। तुम भी यहाँ लेसन सीख रहे हो 4 दीवार के अंदर, बाहर भी लोग सीख रहे हैं, हम भी बाहर सीख रहे हैं, सिर्फ हमारी दीवारें नहीं दिख रही है। हम पकड़े नहीं गए, तुम पकड़े गए हो, फर्क इतना ही है। गलतियां हम भी कर रहे हैं, तो उनका गिल्ट निकल जाता है। समझ में आ रहे? उनको कॉन्फिडेंस आता है। फिर वो जेलर मुझे बार बार बुलाता है, देहरादून के जेलर, और मुझे कहते हैं कि सर पिछली बार आपने सिखाया, उसके बाद ये जो भी लोग थे, ये जो मीटिंग टाइम होता है ना इनका, मीटिंग टाइम में अपने फैमिली मेंबर को हील करते हैं ये लोग, और जो लोग छूट गए वो लोग घर पे जाके हीलर बन के अपनी फैमिली मेंबर को हील करते हैं। मतलब आप सोचो, जो बंदा सजा काटने अंदर गया था वो हीलर बन के बाहर आया। डोंट यू थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन? हमें किसी को सजा नहीं देना है, किसी को ये फील नहीं करवाना है कि भाई तुमने गलती करी है। हमें उसको ब्लेस करना है, हमें उसको फ्री करना है उसके गिल्ट से, रिग्रेट से। इज इट राइट? हम सोर्स बने। शायद लाइफ बिटवीन लाइफ ये डिसाइड किया था कि भाई आ बेल मुझे मार, कभी बोलते ना हम लोग, ये कहावत सुनिए कि नहीं? कभी हम सोर्स बन जाते हैं, कभी सामने वाला सोर्स बनता है, बट इन बोथ द कंडीशन यू शुड बी एबल टू फॉरगिव देम। और हमारी जितनी क्वांटम मेमोरीज है बॉडी सेल्स के अंदर, उस सेल्स के डीएनए में से सारी मेमोरीज को इवेपोरेट करना है थ्रू द ईथर एलिमेंट, थ्रू द सिंबल। और इसलिए हम यहाँ पे आपको सिंबल की प्रैक्टिस ज़्यादा करवाएंगे। नाउ यू गॉट माई पॉइंट? हम यहाँ ज़्यादा मंत्र चैंटिंग नहीं करवाते बिकॉज दोज आर फायर एलिमेंट। फायर से बर्न होता है, फायर से इवेपोरेट नहीं होता। चिता जब जलती है ना, जलने के बाद क्या होता है? धुआं होता है। देखा है कि नहीं? धुआं क्या है? एयर है। और जब उस इंसान को हम डिटैच करते हैं ना, वो ईथर एलिमेंट हुआ। मतलब बॉडी को जलाया, वो फायर था, राइट? ऐश था, अर्थ एलिमेंट था। ऐश को हमने गंगा में बहाया, उसको न्यूट्रलाइज किया, उसकी मेमोरी को, क्वांटम मेमोरीज को। लेकिन जब हमने दिल से उसको डिटैच किया, मन से डिटैच किया, तब वो ईथर एलिमेंट गया, तब वो शून्य में गया। और यही सीखने के लिए हम यहाँ पे रिट्रीट में आए हैं
कि डिटैच कैसे होना, लोगों से डिटैच कैसे होना, डिज़ायर से डिटैच कैसे होना, ऑब्जेक्ट से डिटैच कैसे होना, सब्जेक्ट से डिटैच कैसे होना, और वो हो पाए तो फिर आप रियली फ्री हो जाओगे। फिर आपको कोई तकलीफ कहीं से नहीं होने वाली है, कोई आपको पेन दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? बिकॉज आपको कोई चीज़ बुरी नहीं लग रही है। पेनफुल कब होता है ना, जब हमने उसको बुरी तरह से लिया है। इज इट क्लियर? अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो पेन कहाँ से होगा, मुझे बताओ। ये बड़े बड़े संतों को जो बीमारियां होती थी, गांठें होती थी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो उनको वो कैंसर पेनफुल नहीं लगता था। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ तो मेरा रहेगा कर्म, एंड लेट मी डील विद इट। इज इट क्लियर? सो एनी क्वेश्चन बिफोर आई एंड द सेशन? आई होप काफी आंसर्स मिले कि नहीं आपको। इज इट राइट? और अभी तो आने वाले, यस, yeah, no problem, definitely. See, basically the whole science we are working through the quantum physics. Each and every memory which we are carrying in our DNA, we are trying to neutralize it. But before neutralizing it, we should be doing the process of self realization. We should understand what memories we are carrying, what soul karma we are carrying. It's not that we are punished for something or we are doing something wrong. Even doing something wrong is also learning the lesson. You got my point? So all these lessons which we are very painful to us, actually there are some lessons behind it, and we are not able to put our vision beyond that. We are just holding that pain, and we are so much panic just because we are holding that pain. If you understand the lesson which is trying to teach us through some or other way, because all these people who are in your life, actually they all are, you have attracted them. They are your teachers, and once they have come in your life, they are creating some mess in your life. You understand that I need to learn something from this. I cannot go away from them. I cannot push them away from me. You can't push them away. That is an incomplete education of your soul. A student, if he is out of his classroom, he cannot learn anything. He has to be inside. Even if teachers is insulting him, he has to be inside. He has to be there. Your physical presence in this retreat suggests that you are today really ready to learn the lesson. You are ready to open your heart. You are ready to learn your soul lessons. Your presence is that more important than anything. Is it right? So I hope everyone has understood the theory behind our retreat, that why we are conducting this 5 days residential retreat, why it cannot be done on online basis. Because we have to be in aura of the therapist, aura of the client, aura of the room partner. We have to be in aura with each other, and we have to understand how much we are comfortable with their aura, how much we are uncomfortable with their aura. And if you really understand, definitely you will start working on it. And if you don't work, it will be an unhealed part and it will be incomplete. It will create only problem in your life. Your life will be in the mess, but you will never get evolved. Is it true or not? So please understand that we are here to accept those things which we have never accepted it. It might be a contradictory, it might be a controversy, it might be a polarity, it might be a side of the other duality, doesn't matter. Once you practice this symbol, once you practice this spirituality, you will come into non-duality. So people ask me, what is the final destination of spirituality? Final destination is oneness, it's a non-duality. You got my point? So after this 5 days of the retreat, we are going to educate people for oneness. And people, those who are really lucky, they will come in the oneness retreat, they will learn how to be in balance with Shiv Shakti, how to be balanced with Chandra Nadi and Surya Nadi, and how to live a balanced life. That is very important, because either of you are more with a masculine energy or more with a feminine energy, and because of that you are disturbed in your life. Your structure is different and your energy is different. You are not able to handle your own masculine energy, you are not able to handle your own feminine energy, and because of that the other person is not able to handle yourself. So in oneness retreat we are going to teach you, after this 5 days retreat, that how to be in the oneness. But before
be in the oneness, you need to erase all those unwanted stuff, the clutter which you have holded. You need to detoxify your body, which you have holded inside your body, and that is the main what we call it's like you have made yourself as a garbage. It's like a dustbin. Everything you have dust dump in. You have to remove all those things which are really not needed for your present life or your future. If you don't remove, you are in the mess. Is it clear? So any more question before I end the talk? After the break, we might divide our class into different, some may go for PLR therapy, some will be in the advanced basic. We might not be meeting for the whole time in this same classroom, but whenever we feel that we all are needed, whether in the present life regression or some meditation, we'll be calling you in this room. Otherwise, we'll be in the separate room. Is it okay? So it's not that we are doing some judgment on yourself and you're putting you in the different class. The reason is, our mind is not at that level to accept everything at this present moment. So don't request us that please put me into the PLR therapist group. Don't request me that. If you have come first time, please be in the basic class. Don't try to be in the advanced class, or don't try to be into the PLR therapist class. Is it okay? Let us follow the protocol so that slow and steady we can run the race. Is it right? We shouldn't jump up in the spirituality. Otherwise, we will not be able to digest the concept. That's the main thing. So many times people expect me to take the whole 5 days retreat. I am not taking 5 days retreat. The reason is, now after going through so many years of spiritual this all retreats, I have understood many of you need a basic class. Everyone cannot go into the advanced class. Is it right? Because the basic concept, because you people being following so much religious thing in your day-to-day life. You are doing puja part, you are doing havan, yagna, chanting the mantra, you are doing so many things. But all of a sudden you cannot come into spirituality. You need to understand what should I need to dilute in religious concept and what new I have to add in my day-to-day life. That is very important. Is it right? So don't feel that we have some judgmental part, so we are putting you into the different classroom. No, that's not a way. Only the thing, we want you to go through your own level, wherever you are, you add on in your own life, your spiritual concept, and please be free to express to your speaker, your teacher, whosoever is your teacher, who will be conducting the sessions. Please be free from it. Otherwise, you will feel that I came for Dr. Udesha and he is not taking the class and he is not present in this room. Don't feel that way. The reason is, whatever you need, you will be provided through our speakers. The face will be the different, the person will be the different, but trust me, definitely you will get everything for whatever you have come here. Is it okay? Why I am making it you clear? Because many of you may expect that all the 5 days I am going to take the class. That's very rarely possible. Even in Dubai also, you can ask Rashmi, I didn't take any class. The reason is very simple. I feel that I shouldn't put you everyone into the quantum level. Understand the physics, understand the matter, understand energy, understand the consciousness, then go beyond it. Is it okay? So whenever you feel that you need to meet me, you need to interact with me, I am all the 5 days available here. In between the class, in between the break hours, it's a tea break, it's a lunch break. You can meet me one-to-one, doesn't matter, I am available. But only I request you, for initial 2-3 days, please be with your teacher. I am very bit sure that you will get all the answers. At the end of the retreat, you wouldn't feel to meet me also, because you will get all those answers. We have designed it in such a way. It's not that first time we are doing some experiment on you. Thousands of retreats we have done it. So trust our seniority, trust our spiritual level. Okay? Thank you very much. Yes.